हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, भूगोल की प्रश्नोत्तरी का ये तीसरा लेक्चर होगा और इसमें भी हम भारत की जो स्थिति है उसका जो भी भूगोल है, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके भौगोलिक क्षेत्र में जो जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं और इसमें से हम मैप के माध्यम से इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बात और कि जो पहले इसके वीडियो बनाए गए थे वो आधार हैं इस वीडियो के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप उन वीडियोस को देखें, पहला दूसरा पार्ट देखें, इसके बाद तीसरा पार्ट देखें और आप एक विश्वास मानिए कि अगर आप इन सारे पार्ट्स को सही से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं और मैप से इसको जिस तरह से हम इंडिकेट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप वैसे इंडिकेट कर लेते हैं तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, हम सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो कोई भी आप एग्जाम दीजिए, आप लगभग सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स हल कर लेंगे। चलिए, तो देखिए, पहला इसमें से जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है कोची का जुड़वा नगर। ठीक है, तो कोची का जो केरल में है, इसका जुड़वा नगर एर्नाकुलम कहलाता है। अगला है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। देखिए, आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि हमने 1962 में युद्ध लड़ा था चाइना से और उस चाइना के युद्ध में क्या हुआ था कि हमें काफ़ी क्षति हुई थी और चाइना ने हमारे भारत का जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था उसका काफ़ी क्षेत्र उसने अपने कब्जे में कर लिया था। तो उस क्षेत्र का नाम क्या है ये बताना है। तो देखिए, इसमें से ऑप्शन है आपके पास गिलगिट क्षेत्र, छोमोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र या फिर अक्साई चीन। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स अक्साई चीन। अब देखिए, अगर इसको हम मैप में इंडिकेट करने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये क्षेत्र, तो ये क्षेत्र अक्साई चीन क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल क्या है। देखिए, शीत मरुस्थल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं गर्म मरुस्थल, एक होते हैं शीत मरुस्थल। गर्म मरुस्थल वो होते हैं जहाँ पर रेत होती है, नग्न चट्टानें होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, वो होते हैं गर्म मरुस्थल। और शीत मरुस्थल वो मरुस्थल होते हैं जहाँ पर बर्फ़ जमा रहती है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है वहाँ पे। अब इसको मरुस्थल क्यों कहते हैं? देखिए, मरुस्थल का साधारण सा मतलब ये है कि जहाँ पे वर्षा नहीं होती है या बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि शीत मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन देखिए, लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन, चंबा। तो इसमें से लद्दाख जो क्षेत्र है ये है फ्रेंड्स भारत का शीत मरुस्थल। अब ये शीत मरुस्थल है तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ही कम वर्षा होती है और जो वर्षा होती है वो वर्षा सिर्फ होती है बर्फ के रूप में, इसलिए ये शीत मरुस्थल है भारत का। अगला देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर देखिए, भारत का क्षेत्रफल बताना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। अब यहाँ पर देखिए, बड़ा छोटा छोटा करके ही लिख दिया गया है, जैसे 32,57,405 लिख दिया गया, 32,68,276 लिख दिया गया, फिर 32,87,263 लिख दिया गया, यहाँ पे 32,87,679 लिख दिया गया। तो यहाँ पर देखिए तीसरा, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है भारत का पूरा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। मतलब कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप क्या होता है? देखिए, एक होता है द्वीप, अगर द्वीप ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहते हैं महाद्वीप। लेकिन उपमहाद्वीप क्या होता है? उपमहाद्वीप वो होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ थल से घिरा हो, उसे कहते हैं उपमहाद्वीप। तो भारत क्या है? एक उपमहाद्वीप है, क्योंकि ऊपर से ये जुड़ा हुआ है यूरोप से, है ना, यूरोपियन प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि एक उपमहाद्वीप है। तो ये जो उपमहाद्वीप है ये पहले किस भूखंड का भाग था? ऑप्शन है जुरैसिक भूखंड, दूसरा आर्यावर्त भूखंड, तीसरा है इंडियाना और चौथा है गोंडवाना लैंड। तो फ्रेंड्स, गोंडवाना लैंड का ही भाग था। हमने इस बारे में
इसके पहले वीडियोज़ में काफ़ी डिस्कस भी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब देखिए, अभी इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने कर्क रेखा के बारे में देखा था, कहाँ कहाँ से गुजरती है ये देखा है, काफ़ी चीज़ें देखी थी। तो उसी में से यहाँ पर आपको बताना है कि मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा, इनमें से जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में कौन सा है? चलिए इसको थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं। देखिए ये जो है मैप, इसमें से थोड़ा सा धुंधला हो गया है फ्रेंड्स, इसमें से चलिए मैं अगली वीडियोज़ में और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए गुजरात से शुरू होती थी ये, और गुजरात, इसके बाद ये राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से फिर आप इधर जाएंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, और यहाँ जाएंगे तो पश्चिम बंगाल, इसके बाद यहाँ पर मिजोरम और त्रिपुरा, इनसे गुजरती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके ऊपर है ये मणिपुर, ये क्षेत्र मणिपुर का है, तो इसलिए मणिपुर से ये जो अपनी रेखा है ये नहीं मतलब कि नहीं गुजरती है, और ये जो है वो कहाँ पर है, इसके उत्तर की ओर है। अब देखिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? हमें ये बताना है कि कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन सा अवस्थित है। तो इसमें देखिए अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, तो इसमें से फ्रेंड्स जो क्षेत्र है ये अगरतला काफ़ी इसके नज़दीक से गुजरता है कर्क रेखा के। और एक झारखंड की राजधानी जो रांची थी वो तो उसी कर्क रेखा में ही थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इन कथनों में से आपको बताना है कि सत्य कौन सा है, ठीक है। तो अब देखिए पहला है अपना कि भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अगला है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, मतलब कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और इसकी जो संरचना है वो चतुष्कोणीय है। इसके बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कैसा है, 7वें नंबर पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। दूसरा, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। हमें असत्य बताना है, खोजना है फ्रेंड्स, है ना, असत्य इसमें से कौन सा है। अगला देखिए, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी क्षेत्र है। फिर इसके बाद अगला है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो इनमें से असत्य कौन सा? इसमें से तीसरा देखिए फ्रेंड्स, तीसरा है, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। नहीं, उसमें से 41% था। हमने इसको पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे, है ना। तो 41% क्या है, मैदानी क्षेत्र। बाकी पर्वतीय क्षेत्र कितना है, 29.3 है, और पठारी क्षेत्र 27.7 है। और ये अक्षांशीय विस्तार है इसका, जो मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका जो है वो अक्षांशीय विस्तार है। अगला देखिए, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब जो उत्तर का मैदान है, जो कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और बहुत ही उपयोगी और उपजाऊ क्षेत्र है, तो उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। पहला देखिए, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। दूसरा, यह नवनिर्मित मैदान प्रदेश है। तीसरा, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। और चौथा है, इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर गहराई तक है। तो कौन सा गलत है इसमें? इसमें से सी ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। चरनोजम का मतलब होता है काली मिट्टी, लेकिन यहाँ पर काली मिट्टी तो है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, तो इसलिए ये काली मिट्टी नहीं है, बल्कि ये उस तरह की डेल्टाई बलुई मिट्टी मतलब है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं
कि ये मिट्टी काली मिट्टी तो नहीं हो सकती है ना, तो चरनोजम नहीं हो सकती है, तो इस प्रकार से ये सही होगा। बाकी देखिए ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का तो है ही है, ये नवनिर्मित भी है, और इसकी गहराई फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दी गई है कि 400 मीटर से लेके 3000 मीटर तक, और ये सही भी है ना। ये इतनी गहराई तक इसमें इसी तरह की कांप मिट्टी पाई जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो डेल्टाई मिट्टी है ये पाई जाती है। अगला देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और फ्रेंड्स ये सारे आप हल कर लिए, मतलब हल कर लेंगे यदि आपने पहले वीडियोस अगर बहुत ही ध्यान से देखे हैं, तो आप खुद ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे आप। तो देखिए हमें क्या बताना है इस प्रश्न में, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। देखिए पहला है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। दूसरा, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला देखिए, यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व दिशांतर में है, या फिर ये सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी सही हैं। देखिए एक तो ये ऊपर तो है ये विषुवत रेखा के, फिर ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भी है। दूसरी चीज, अगर हम पूर्व में इसका विस्तार देखते हैं तो ये 68 से लेके 9725 पूर्वी देशांतर में है, तो इसका मतलब ये तीनों सही हैं, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा कि ये सब सही है। अगला देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं वो सबसे ज्यादा राज्यों से मिलती हैं। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसमें से उत्तर प्रदेश राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक प्रदेशों से मिलती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन है आपके पास त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो देखिए जो त्रिपुरा है ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये राज्य है, और ये उत्तर पूर्व का राज्य है अपना। अगला देखिए, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है फ्रेंड्स 16 तारीख को, 16 जून 2020 को जब ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में ये स्थिति है फ्रेंड्स कि इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र, अब केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं इसमें थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आपको फ्रेंड्स मालूम होगा कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ कि जो अपना जम्मू कश्मीर था वहां से धारा 370 हटा दी गई। धारा 370 या अनुच्छेद 370 जो था ये क्या करता था कि उसको विशेष राज्य का दर्जा देता था, और इसकी वजह से वहाँ काफ़ी समस्याएं होती थी। तो 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने क्या किया कि इसको, इस धारा को निरस्त कर दिया। अब जब ये धारा को निरस्त किया तो निरस्त करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने ये कहा कि एक जम्मू कश्मीर एक इस मतलब क्या होगा केंद्र शासित प्रदेश होगा, और एक होगा लद्दाख। ठीक है, अब इस हिसाब से पहले अपने पास 7 क्या थे केंद्र शासित प्रदेश से, तो अब 9 हो जाने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने कुछ आगे बढ़ के तुरंत से क्या किया कि जो दमन दीव था और दादर नगर हवेली, ये दोनों अलग अलग थे, दमन दीव और दादर नगर हवेली, तो उन्होंने क्या किया कि उन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो इस हिसाब से फिर वो 8 रह गए। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आते हैं तो देखिए एक तो हो गया जम्मू एंड कश्मीर, फिर हो गया एक लद्दाख, फिर इसके और अगर आप नीचे आते हैं तो एक हो गया चंडीगढ़। ठीक है, फिर और नीचे आएंगे आप तो आपको मिल जाएगा दिल्ली या फिर एनसीआर, है ना। फिर इसके और नीचे अगर आते हैं आप तो आपको ये दमन दीव और दादर नगर हवेली अब एक साथ जुड़ गया है, तो ये हो गया। फिर पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और लक्षद्वीप हो गया। तो इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश अब हो गए हैं और 28 राज्य हैं। अगला देखिए, न्यू
न्यू मूर जो द्वीप है किन देशों के बीच विवाद का कारण है? फ्रेंड्स इसके बारे में हम काफ़ी पहले भी बात कर चुके हैं। ऑप्शन है आपके पास, देखिए, भारत श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है, जो कि नया बना हुआ द्वीप है। इसमें से हम अपना अधिकार जमा रहे हैं कि हमारा अधिकार है, और बांग्लादेश जो है वो अपना अधिकार इसमें से कह रहा है कि मेरा अधिकार है। अगला देखिए, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? मतलब कि पूरा जो विश्व का क्षेत्रफल है उसमें से हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.4% है केवल। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है और कितनी जनसंख्या का पोषण हो रहा है विश्व की 2.4 से, तो हो रहा है 17.5। तो 17.5 विश्व की जनसंख्या का पोषण सिर्फ 2.4% भूमि से हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे भारत की जो भूमि है उसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या का प्रेशर है। इसलिए हमें जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कदम उठाने चाहिए फ्रेंड्स, ताकि हम अगली जो भी समस्याएं आ सकती हैं उन समस्याओं से बच सकें। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। पहला है, देखिए, भारत के स्थल सीमा की लंबाई, भारत का जो स्थल क्षेत्र है उसकी सीमा की लंबाई कितनी है? ये लंबाई इसमें दे रखा है इसने कि 15,200 किलोमीटर है। अगला है, भारत के मुख्य स्थल के समुद्री सीमा की लंबाई, समुद्री सीमा की मुख्य स्थल की है ना, मुख्य स्थल के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला दे रहा है, भारत का देशांतरीय विस्तार है ना, अक्षांशीय नहीं, देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेके 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर है। अगला है, भारत के मुख्य स्थल का अक्षांशीय विस्तार, देखिए मुख्य स्थल का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो फ्रेंड्स इसमें से चौथा वाला देखिए आप, यही असत्य है। क्यों? क्योंकि जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, लेकिन जो ये 6 डिग्री 4 मिनट दिया गया है ये यहाँ से नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से है। तो ये चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा? गलत होगा, और यही हमें इंडिकेट करना था, बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखिए, भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मिलियन पॉइंट, या जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहते थे, है ना, तो भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मिलियन पॉइंट है। अगला इसमें असत्य इसमें भी खोजना है फ्रेंड्स, है ना, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसमें फ्रेंड्स ये देखिए तीसरा ऑप्शन, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ऐसा नहीं है। हम पिछली वाली वीडियो में फ्रेंड्स इसको कई बार आपको इंडिकेट कर कर बताए हैं कि देखिए ये है श्रीलंका और ये है अपना भारत, और इन दोनों के बीच में भी ये पाक जल संधि है, जो कि श्रीलंका के जाफना को अपने जो तमिलनाडु है वहाँ से उसको क्या करती थी? अलग करती थी। तो ये ऑप्शन इसमें से गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यमोत्तर है? प्रामाणिक यमोत्तर का क्या मतलब है? कि यहाँ से भारत का टाइम निर्धारित किया गया है। ऑप्शन देखिए, 87 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूर्व, मतलब 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इसमें से तीसरा देखिए, 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्व, यहीं से हमारा समय का निर्धारण किया गया है। और ये जो अपना प्रयागराज है, इलाहाबाद है, इसके पास से एक रेखा ये गुजरती है, जहां से हमारे पूरे देश का टाइम जो है वो क्या किया जाता है? सेट किया जाता है फ्रेंड्स। अगला देखिए, भारत अवस्थित है, आपको बताना है कि कहाँ पे अवस्थित है। देखिए,
अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखिए यहाँ पे पश्चिम दे रखा है, इसका मतलब ये तो गलत ही हो गया। तो अगर देशांतर में को अगर पश्चिम पश्चिम दिए हैं तो वो तो गलत ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये पश्चिम दिया है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब नीचे और आप आते हैं इधर पे, तो देखिए ये तीसरा वाला देखिए, इसका विस्तार जो है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और देशांतर पे अगर आप जाते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन फ्रेंड्स क्या है, सही है। अगला देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये तो बिल्कुल सरल सा है, दक्षिण पूर्व गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी, यहाँ पे उत्तर पूर्व, पहला ऑप्शन था इसका उत्तर पूर्व गोलार्ध, दूसरा था दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, तीसरा था उत्तर पश्चिमी और चौथा था उत्तर दक्षिणी। तो देखिए ये कि कहाँ पे है, उत्तर और पूर्व में है। मतलब कि अगर हम इस तरह से अगर इसको देखें, ये 0 इधर माने और वो जो हम एक रेखा मानते हैं जो कि इंग्लैंड से है, तो हम लोग कहाँ पे हैं, इधर पे हैं। तो ये जो स्थिति है देखिए, ये इधर से कहाँ की ओर है, पूर्व की ओर है, और इससे क्या है कि ये ऊपर की ओर है। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, इधर पहुँचे, मतलब कि ये यहाँ से पूर्व की ओर हो गई और यहाँ से हो गया उत्तर की ओर। तो हम अगर बात करें कि अक्षांश पे, तो हम उत्तर की ओर हो गए, और देशांतर में बात करें तो पूर्व की ओर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? इसमें से बताना है कि मिजोरम से किसकी सीमा नहीं लगी हुई है। ऑप्शन देखिए, नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा। तो इसमें से फ्रेंड्स नागालैंड सही है। देखिए इसको थोड़ा सा हम आपको मैप में दिखाते हैं। मिजोरम थोड़ा कम क्लियर है, चलिए और क्लियर बनाएंगे। तो देखिए मिजोरम और त्रिपुरा, तो मिजोरम फ्रेंड्स ये है और ये त्रिपुरा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए तो ये मणिपुर हो गया और ये हो गया नागालैंड। अब इसके बीच में आ जाता है मणिपुर, तो इसलिए ये नागालैंड से नहीं जुड़ पाता है मिजोरम। तो यही उसमें से पूछ रहा था फ्रेंड्स। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं मिलती है? इसमें से आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है। तो वही चीज़ देखिए, असम, नागालैंड, भूटान। तो देखिए भूटान भी मिलता है, नागालैंड उसके जस्ट नीचे है वो भी मिलता है। असम एक ऐसा प्रदेश है उत्तर पूर्व का जो सारे उत्तर पूर्व के स्टेट से मिलता है, लेकिन जो मणिपुर है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीच में नागालैंड आ जाएगा। मतलब ये है कि जब हम मान लीजिए कि ऐसे, ये जैसे भूटान हो गया और ऐसे इस तरह से हम जब यहाँ का ये चलते हैं और ये सीमा बनती है इस तरह से कुछ, ठीक है, ये बनता है मान लीजिए। तो देखिए ये ऊपर वाला क्षेत्र अपना अरुणाचल प्रदेश होता है, यहाँ पर हो जाता है क्या, अपना हो जाता है नागालैंड, और इसके बाद होता है यहाँ मणिपुर। तो ये नागालैंड चूंकि ऊपर हो जाता है, ये मणिपुर फिर इधर होता है, तो इसलिए ये अरुणाचल प्रदेश नहीं मिल पाता है मणिपुर से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? मतलब राजस्थान किससे नहीं मिलता है? गुजरात से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से। तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र से नहीं मिलता है। इसको भी देखिए, थोड़ा सा आज धुंधले हैं फ्रेंड्स, ये मैं और अच्छा लगाने की कोशिश किए करूँगा अगली बार से। देखिए ये है राजस्थान, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश बीच में आ जाता है, यहाँ पे गुजरात आता है, तो ये महाराष्ट्र इधर है। तो इसलिए राजस्थान से ये क्या है, ये नहीं मिलता है। अगला देखिए, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के मध्य स्थित हैं? मतलब कि दादर नगर हवेली जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? तो आप इसको यहाँ पर फिर से देखिए, मैप में देखिए,
फ्रेंड्स जो दादर नगर हवेली है वो इधर पे है। तो देखिए ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र, इन दोनों के बीच की क्षेत्र है ये, तो यही ऑप्शन में इसमें सही भी होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है ना, ये संघ शासित क्षेत्र जो दादर नगर हवेली है ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। अगला देखिए नेफा, ये एक प्रदेश का नाम था। नेफा किस प्रदेश का नाम था पहले, तो अरुणाचल प्रदेश को पहले हम क्या कहते थे फ्रेंड्स, नेफा कहते थे। अगला देखिए पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान। तो फ्रेंड्स ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो ये कहाँ है, ये है दक्षिण अंडमान में है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मदुरई तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु में है। दूसरा देखिए झांसी मध्य प्रदेश, तो ये झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो यही ऑप्शन अपना सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित इसमें फ्रेंड्स नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज के ये क्वेश्चन हमने देखे। थोड़ा सा मैप आज धुंधला था, हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि और ही क्लियर मैप लगाएं ताकि आपको फ्रेंड्स दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।